थोड़ा सा स्पीड में कर लेंगे हम काम, क्वेश्चन सॉल्व करा लें, जहां पे दिक्कत हो मेरे को बताना। देखो 13th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ स्क्वायर स्लैब ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 5 सेंटीमीटर। क्या मतलब इस बात का, इज सब्जेक्टेड टू अ टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑफ, चलो पहले हम स्ट्रेस लिख लेते हैं। टेंजेंशियल फोर्स जो दे रखी है इसमें 9 × 10⁴ न्यूटन दे रखी है, applied on its narrow face. Its lower edge is riveted to the floor. How much upper edge displaced if the slab is made up of material having shear stress equal to 5.6 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो जरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आपके पास एक स्क्वायर स्लैब है जिसकी थिकनेस है 5 सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ, थिकनेस मतलब लेंथ या ब्रेड्थ। तो जैसे ये है, अगर हम ले तो इसमें से क्या क्या 50 सेंटीमीटर होगा और क्या 5 सेंटीमीटर होगा। ये वाली, ये सबको क्लियर है, ये थिकनेस हमने 5 ले ली और ये 50 सेंटीमीटर हो गया, ये 50 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इस सब्जेक्टेड टू अ टेंजेंशियल फोर्स ऑफ, इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाई, अप्लाइड टू इट्स नैरो फेस। नैरो फेस कौन सा होगा, लोअर, तो इसमें कह रहा है कि रिवेटेड है फ्लोर से, उस पे फिक्स है, रिवेटेड है उससे, है ना, फिक्स है उसके ऊपर। तो इसका मतलब इस पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं नैरो फेस पे। ये क्लियर है सभी को। इट्स लोअर एज इज रिवेटेड टू द फ्लोर, हाउ मच इज द अपर एज डिस्प्लेस्ड, मतलब हमने देखा था ना कि इसमें थोड़ा सा ऐसे टिल्ट आ जाता है, तो ये बताना है ये कितना शिफ्ट होगा, यही तो बोल रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू निकाल लिया ना, इसका मतलब आप बोलो हाँ या ना, और बाकी सारी वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है, बताओ कैसे निकलेगा। फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, shear stress is equal to force upon area divided by x upon L, याद है ये फॉर्मूला। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं पहले, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। अब इसमें फोर्स क्या लिखोगे, 9 × 10⁴। लेंथ कौन सी होगी, आपको याद है लेंथ ये हुआ करती है, सो दिस इज योर लेंथ 50 सेंटीमीटर। एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻²। एरिया किसका होता है, इसका एरिया होता है, याद है मैंने बताया था, जिस फेस पे फोर्स अप्लाई करते हैं उसी का एरिया होता है। कितना हो जाएगा, 5 और 50, है ना, L × B हो जाएगा ना। तो 50 × 10⁻² गुणा 5 10⁻², ये हो गया एरिया, है ना, L × B हो गया। क्लियर है ये सभी को। x मतलब x को निकालना है, और g की वैल्यू भी आपको दे रखी है 5.6 × 10⁹। इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ मीटर में करेंगे हम, ठीक है। बस इसको सॉल्व करके x निकाल लेंगे, मेरे को जरूरत नहीं है ना इसकी, कैलकुलेशन नहीं होगी तो आप पूछिएगा अगली क्लास में डाउट के फॉर्म, ठीक है। 14th देखो जरा, अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर, स्टील वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 4.7 मीटर, क्रॉस सेक्शन 3 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट एज द कॉपर वायर। दो वायर्स की बात हो रही है, एक स्टील वायर और एक कॉपर वायर। मुझे पहले से ही पता था इसलिए मैंने लिखा नहीं L और A, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ LS, और इसको मैं क्या लिख देता हूँ AS, स्टील वायर का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और कह रहा है स्ट्रेचेस बाय सेम अमाउंट एज अ कॉपर वायर, तो स्ट्रेचेस बाय सेम अमाउंट मतलब जो डेल्टा LS होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा L कॉपर के। बोलो हाँ यार, बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या। ऑफ 3.5 मीटर लेंथ, तो लेंथ कितनी दे दी कॉपर वायर 3.5, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे दिया कॉपर वायर का 4 × 10⁻⁻⁴,
-5 मीटर स्क्वायर अंडर अ गिवन लोड। गिवन लोड मतलब लोड फिक्स है, लोड भी दोनों के लिए क्या है, फिक्स है। तो जो हमने इस पे फोर्स अप्लाई करी है वही कॉपर वायर पे फोर्स अप्लाई करी है। आप दोनों के लिए फोर्स को F मान लीजिए, डेल्टा एल दोनों का सेम है, डेल्टा एल मान लीजिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द यंग्स मॉडुलस? आपको फाइंड क्या करना है, कॉपर टू स्टील या स्टील टू कॉपर? स्टील टू कॉपर। स्टील टू कॉपर रेशियो आपको बताना है। तो ये गिवन डेटा हो गया, इससे ये निकालना है। बच्चों का खेल है, तो नहीं है बच्चों का खेल है? चलो बड़ों का खेल है, लेकिन निकल तो जाएगा। अरे बच्चा थोड़ी निकाल पाएगा इसको, ये निकाल देगा। हाँ तुम भी बच्चे हो, बड़े बच्चे। डेल्टा एल सी यू और एल कॉपर। बोलो भाई, मेरे को रेशियो चाहिए था, मैंने यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगा दिया। तो हाँ तो बेटा फॉर्मूला लगाया ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। अभी मैंने ये थोड़ी बोल दिया कि लिखा नहीं। 4.7 है बेटा। इधर देखो, पहले देखो, ये मैं यहीं काट दे रहा हूँ क्योंकि दोनों सेम है ना। अब ठीक है अमन, अब तुम्हारे पास बचा एल एस यानी 4.7 अपॉन में ए एस 3 इंटू 10 की पावर -5। बोलो क्लियर है ये? और यहाँ क्या बचेगा, 3.5 अपॉन में 4 इंटू 10 की पावर -5। 10 की पावर -5 से 10 की पावर -5 भी कट जाएगी। मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा। 4/3.5 ये रेसिप्रोकल हो गया। सॉल्व कर लेंगे, आंसर है क्या 1.79 1.8 क्या रहा आंसर? फाइनल आंसर क्या है? देखो रेशियो आपको निकालना है। अगर आप 1.79 जैसे आंसर दिया, पॉइंट में भी नहीं निकालोगे ना तो भी काम चल जाएगा, है ना। प्राइम नंबर में आप रख लो रेशियो को, चल जाएगा। तो रेशियो तो नंबर ऐसे निकाल देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? 3/5 बोलेंगे तो रेशियो नहीं है क्या? तो 3/5 अगर रेशियो है तो 0.6 लिखना बेहतर है कि 3/5? एक ही बात है, दोनों जैसे मर्जी लिख लो। तो तुम्हारा मन करे तो वैसे भी छोड़ के आ सकते। कोई महान टीचर ही मिल जाए तो मैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, करें एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बुक का 15 एनसीईआरटी है सभी के पास? इतनी है हमारे पास एनसीईआरटी, इसकी काम चल जाएगा। चलो निकालो निकालो, निकाल ले। अच्छा देखो इसमें क्वेश्चन निकालो, सेकंड क्वेश्चन होगा। नहीं नहीं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा, सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन। हाँ ये ग्राफ दे रखा है, इसमें क्या करना है, यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। यंग्स मॉडुलस निकालना है। वी ऑलरेडी नो दैट यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ये में हमने क्यों बोला F अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें ग्राफ दे रखा है, हमें स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ दे रखा है कुछ इस तरह का ना। ठीक है, ये लोग बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं ड्रॉ कर रहे, ऐसे देखिए। अब आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखे हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखे हैं, लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप कहीं पर कोई भी पॉइंट उठा लो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन ले लो, और इसी स्ट्रेस को स्ट्रेन से डिवाइड कर दो, यंग्स मॉडुलस आते हैं। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे इसमें पहली रीडिंग दी हुई है 50, तो उसके नीचे स्ट्रेन की वैल्यू क्या है वो इस ग्राफ को देख के पता चल रही है क्या? नहीं। इसके नीचे क्या होगा, 0.001 से कुछ कम होगा। कितना होगा ये नहीं पता आपने। अब या तो तुम अंदाजे से लोगे, अंदाजे से लोगे तो आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा, सही नहीं आएगा। तो अब इस केस में फिर हम देखते हैं 100 वाले में भी सेम दिक्कत आ रही है, लेकिन 150 वाला देखना जरा। 150 वाले पे स्ट्रेस की वैल्यू भी पता है और स्ट्रेन की वैल्यू भी कितनी है, 0.002। स्ट्रेन भी पता है और स्ट्रेस भी पता है। क्लियर है ये?
तो इसका मतलब यंग्स मॉडुलस किससे निकलेगा? अब पता चला कि आप देख करके कंफ्यूज हो रहे हो, सॉल्यूशन देख रहे हो, खुद से सॉल्यूशन देखने में यही दिक्कत होती है। 150 ही क्यों लिया है, 50 से क्यों नहीं लिया, हम 50 से ले रहे तो हो क्यों नहीं रहा, इस तरह की बातें आपके दिमाग में आने लगी। तो 150 बटे में 0.2002 ये आ गया, हो जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा। देख लो एक बार, ये बताओ आंसर ये सही है अमन? बाद में सॉल्व करना, पहले बताओ सही है ये, बोलो आदित्य। हाँ अभी भी ये गलत है, इसमें पूरा नहीं किया है हमने। यहाँ पे इंटू 10⁶ भी लिखना है। देखो जरा एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है। हाँ एक बार एक्सिस को ढंग से पढ़ लेना, कभी काली पता चला कि उसको देख ही नहीं रहे, स्ट्रेस पड़ा और आगे बढ़ गए। 150 स्ट्रेस थोड़ी होगा, यहाँ पे होगा 150 इंटू 10⁶ होगा स्ट्रेस, इसका मतलब जो उसमें लिखा है उसके हिसाब से। ठीक है बच्चों, अरे बाल को सही है। चलो तो ये हो गया। इसमें और कुछ भी पूछा है क्या? यील्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा है, यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? हाँ बताओ यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? देखो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट क्या है? 330। टॉप मोस्ट पॉइंट क्या दे रखा है? इसमें अलग दे रखी है वैल्यूज। 290 के करीब हो जाएगा। देखो इसमें आंसर क्या दिया हुआ है, $300 ही दिया ना। देखो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन आप इसको मान के चलो कि 300 ही हो गया है ना, ठीक है। हालांकि यहाँ तक प्रोपोर्शनल रीजन है, 300 तक तो प्रोपोर्शनल रीजन है, लेकिन इसके बाद ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो हम इसको ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पर ये फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है ना। आगे का नहीं दिया, उसने बोला नहीं है ना, तो यहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये वाला जो रीजन है इसमें इलास्टिसिटी नहीं रही, ठीक है। तो इसको हम पॉइंट को मान लेंगे, ये वो पॉइंट है जहां तक इलास्टिक लिमिट है, और वही क्या कहलाता है? यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम 300 ले लेंगे, इसमें करेक्शन की जरूरत है। चलो खैर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है। इसमें देखो जरा, 2 वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 मेड ऑफ, बेटा एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये देखो जरा, ये जो डायग्राम 5th क्वेश्चन 8.5 देखना, मैं पढ़ रहा हूँ, ये सेम ही है ना। 2 वायर ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, यही है ना सोहेल? मिल गया? एक्सरसाइज में 5वां क्वेश्चन जिसमें 2 वेट लटका रखे हैं, बेटा एक्सरसाइज है ना। मैं रीड कर रहा हूं, इसको एक बार देख लेते हैं। 2 वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, वन मेड ऑफ स्टील, 0.25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। 2 वायर है, इसमें ड्रॉ ही कर देता हूं, डायग्राम तो देख रखा है ना। इनकी अच्छा डायमीटर है 0.25 सेंटीमीटर, तो इनका दोनों का देखो, एक वायर जो है स्टील का है और दूसरा ब्रास का है, और दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा? आर स्टील इज इक्वल टू आर ब्रास इज इक्वल टू 0.25/2 इंटू 10⁻², ये हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं इसको और ज्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सॉल्व बाद में करेंगे। आर लोडेड एज शोन इन द फिगर, द अनलोडेड लेंथ ऑफ द स्टील वायर इज 1.5 मीटर। स्टील वायर की लेंथ जो दे रखी है 1.5 मीटर दे रखी है, ब्रास वायर की जो लेंथ है वो 1 मीटर दे रखी है। यंग्स मॉडुलस स्टील का तो याद ही हो जाएगा आपको करते करते, 2 इंटू 10⁻11,
और ब्रास का दे रखा है 0.9, 0.91। ठीक है, पास्कल में दे रखा है, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, मैं डायरेक्टली लिख दिया ना। निकालना क्या है इसमें, कंप्यूट द इलांगेशन ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर। निकालना क्या है, डेल्टा एल एस और डेल्टा एल बी, दोनों में इलांगेशन निकाल लिया। सोच के बताओ, क्या दोनों में इलांगेशन सेम होगी? क्यों नहीं सेम होगी? है? दोनों की टेंशन सेम होगी कि अलग अलग होगी? बताओ। दोनों की टेंशन अलग अलग होगी, और दोनों का यंग्स मॉडुलस भी तो अलग है। अगर दोनों में टेंशन सेम भी हो जाए तो यंग्स मॉडुलस भी तो दोनों का अलग है। यंग्स मॉडुलस डिफरेंस है, यानी डिफरेंट है, इसका मतलब सेम स्ट्रेस के अगर हो जाती किसी वजह से तो भी जो इलॉन्गेशन है वो सेम नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं इसमें क्या वेट दे रखे हैं, 4 किलो और 6 किलो, 4 kg और 6 kg। तो यहाँ पे टेंशन को मैं टी ब्रास और यहाँ पे टी स्टील, मेरे को बस टीएस और टीबी की वैल्यू बता दो, उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एरिया पता है, लेंथ पता है, यंग्स मॉडुलस पता है, टेंशन यानी फोर्स पता चल गया, डेल्टा एल एस निकालना। 5 चीजें होती हैं, 1 2 3 4 हो जाएंगी, 5 निकालनी, निकाल लोगे ना फिर तो। जैसे एग्जांपल के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, वाई एस इज इक्वल टू टी एस अपॉन में टी एस डेल्टा एल एस और एल एस। तो एल एस आपको दे रखा है, एरिया निकल जाएगा, डेल्टा एल एस निकालना है ना, टी एस अभी हम निकाल के अगर बता दें किसी तरह से, यंग्स मॉडुलस भी पता है, तो आंसर आ जाएगा। बोलो, बाकी सारी चीजें पता है ना मैं, ये सारी। क्यों खुशी, बोलो कोई डाउट है तो बेटा, डाउट है तो पूछ लो, इसमें कुछ नहीं है। हाँ सिंपल है, 5 चीजें हैं, यंग्स मॉडुलस दे रखा है, लेंथ दे रखी है, ये दे रखा है पाई आर स्क्वायर करोगे एरिया आ जाएगा, है ना। टेंशन अभी हम निकाल देते हैं, और उसके बाद डेल्टा एल एस को निकाल लेंगे, बाकी सारी चीजें गिवन होगी। बताओ टेंशन कितनी कितनी होगी? अमन, नीचे वाले वायर में और ऊपर वाले वायर में से किसमें टेंशन ज्यादा होगी? ऊपर वाले में ज्यादा होगी, क्योंकि वो ज्यादा वेट को सपोर्ट कर रहा है, नीचे वाले में कम। नीचे वाले के लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो 6 × 6 जी लिख लो, या चलो 10 लेना चाह रहे हो, चलो 60 न्यूटन कर लेते हैं इसको। और एक ऊपर टेंशन है, ये ब्लॉक, इसके ऊपर रस्सी के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है क्या? नहीं लगा। इसके ऊपर अब जब आप लगाओगे तो इसका खुद का वेट कितना है, 4g हो गया। ये वाली जो टेंशन है नीचे की तरफ होगी, यानी टोटल मिला के ये 10g हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, 100 न्यूटन हो जाएगा ये। भाई ये वाला वायर इन दोनों के वेट को सपोर्ट कर रहा है ना, 4 और 6 10 किलो इंटू जी, mg होता है ना वेट, मास 10 किलो हो गया, जी 10 हो गया। अगर 10 ले रहे हैं तो ये 100 न्यूटन। मेरे को बताओ देख करके, इसमें कोई डाउट है क्या बच्चों? बोलो, ठीक है, अशफान क्लियर है? चल हाँ सही है, करेक्ट, गुड, फोकस कर रहे हो उसका मतलब तुम्हें। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व? इजी है ना? आगे बढ़े। अब ये देखो 17वां क्वेश्चन, ये भी मेरे ख्याल से एनसीईआरटी है। हाँ बिल्कुल, देखना एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा। द एज ऑफ अ एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8.6। द एज ऑफ अ एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्यूब बोल रहा है, क्या है? एल्यूमिनियम की क्यूब है, तो उसकी सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी, और 10 सेंटीमीटर हो गया। वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड टू अ वर्टिकल वॉल। वन फेस, फेस क्या होता है क्यूब का? फेस क्या होगा क्यूब का? एक साइड में, मतलब ये है ना, एक फेस फिक्स विद किससे? वर्टिकल वॉल। वर्टिकल वॉल तो ऐसे होगी बेटा, वॉल तो ऐसे ही होती है ना, और इसका मतलब क्यूब जो होगा वो ऐसे फिक्स। बोलो हाँ यार, सही कह रहा हूं? A mass of 100 kg is then attached to the opposite face of the cube. Opposite face कौन सा होगा? ये वाला?
ऊपर वाला, ये वाला अपोजिट तो ये है ना इसके, ये तो एडजेसेंट हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब यहाँ से कह रहा है एक वेट कनेक्ट कर दिया 100 kg का, टांग दिया है इससे, किलोग्राम। द शियर मॉड्यूलस इज 25 गीगापास्कल। 25 गीगापास्कल, शियर मॉड्यूलस इज 25 गीगापास्कल। गीगा मतलब 10 की पावर 3 मेगा, एमबी के बाद जीबी, फिर टीबी, ऐसा होता है ना, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट। अरे हाँ या ना, कितना होता है मेगाबाइट में? कितना मेगा मतलब 10 की पावर, मेगा मतलब मिलियन, मिलियन में कितनी जीरो होती हैं? 6 होती है ना, 10 की पावर 6। उसके बाद गीगा 10 की पावर, अरे भैया 1000 से मल्टीप्लाई होता है। किलो के बाद मेगा आता है, किलो में 3 जीरो, मेगा में 6, गीगा में 9, पीटा में 12। तो इसमें कितनी हो गई? 9 पास्कल। ठीक है। व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द फेस? क्या निकालना है इसका मतलब? एक्स की वैल्यू निकालनी है। वर्टिकल डिफ्लेक्शन मतलब ऐसे हो जाएगा नहीं, तो ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन हो गया ना, ये आपको बताना है एक्स की वैल्यू। हाँ, ये सब चीजें दे रखी हैं आपको। अब आपको क्या करना है? फॉर एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, G इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, एक्स अपॉन में एल। इसमें से आपको लेंथ पता है क्या? लेंथ ये वाली होगी, ये कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर, एल हो गया। तो एल हमें पता है, फोर्स हमें पता है 100 इंटू 10, एरिया हम निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे एरिया? 10 इंटू 10 के बाद -4। समझ गए ना बेटा? एरिया क्यूब का क्या होगा? फेस का ए स्क्वायर, ए क्यूब वॉल्यूम होगी ना। आपको फेस का एरिया चाहिए ना जिसपे फोर्स लगाइए। अरे ठीक है, मजा नहीं आ रहा क्या है? और गीगा, ये इसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू डायरेक्टली गीगा, एक्स की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब कुछ। ठीक है। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है ये, पर कई बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं पाते कह क्या रहा है। जो क्यूब है वो कैसे कनेक्टेड है, कहाँ फोर्स लग रही है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन समझेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, घर पे जा करके सॉल्व करेंगे इसको बिना देखे। जरूरत पड़ेगी तो आप इसमें से हिंट ले लेना। फोर्स बेटा ये तो ही इंटू 10 फोर्स हो जाएगी ना, न्यूटन। ठीक है, मास पता है ना आपको? देखो जरा, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 4 आइडेंटिकल होलो सिलेंडरिकल कॉलम, 4 आइडेंटिकल होलो सिलेंड्रिकल कॉलम्स ऑफ माइल्ड स्टील। 7 8.7 7th क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें? 4 आइडेंटिकल होलो सिलेंड्रिकल कॉलम्स है ना, 4 आइडेंटिकल एक जैसे होलो सिलेंड्रिकल कॉलम्स, अंदर से खाली होंगे, खोखले होंगे, सिलेंड्रिकल कॉलम्स ऑफ माइल्ड स्टील है ना, सपोर्ट अ बिग स्ट्रक्चर ऑफ 50,000 किलोग्राम। भाई 4 कॉलम है ऐसे, और ये क्या कर रहे हैं? सिलेंड्रिकल है ऐसा करके, अंदर से खाली है। ठीक है ना, आइडेंटिकल। और ये कितना, यहाँ पे कितना वजन रखा हुआ है? 50,000 किलोग्राम। ये मतलब हो गया ना, इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ ईच कॉलम इज 30 एंड 40 सेंटीमीटर। जैसे ये एक कॉलम को मैं सेपरेटली ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसकी कुछ विड्थ होगी ना, यहाँ पे होलो है, अंदर से हॉलो है, लेकिन ये 30 सेंटीमीटर हो गया, ये 40 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आ रहा है इनर आउटर रेडियस का मतलब? ये तो 10th क्लास में पढ़ा होगा तुम लोगों ने मेंसुरेशन में। 30 और 60
कोई बात नहीं, जो भी 60 रख लो। Assuming the load distribution to be uniform, अगर मान ले कि सभी पे लोड जो है वो इक्वल पड़ रहा है, यंग्स मॉड्यूलस दे दिया है माइल्ड स्टील का 2 × 10⁻11 पास्कल। कैलकुलेट द कंप्रेशनल स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम। आपको क्या बताना है? स्ट्रेन इन ईच कॉलम। कैसे निकालेंगे बताओ? स्ट्रेन इक्वल टू यंग्स मॉडुलस अपॉन में स्ट्रेस हो जाएगा बेटा, सिंपल तो है। यंग्स मॉडुलस पता है, एक कॉलम पे कितना स्ट्रेस पड़ेगा? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। एरिया कितना लोगे कॉलम का? πr², πr²। इनर रेडियस को अगर हम r1 मान ले और आउटर को r2 मान ले। हाँ कुछ बोल रहे हो अशफान, चेंज कर रहे हो? πr² माइनस πr², जीरो हो जाएगा है? भाई पूरा बाहर वाला एरिया ले लो, उसमें से अंदर वाले को माइनस कर दो तो ये बचा हुआ एरिया आ जाएगा। ये तो करा होगा 10th क्लास में, करा होगा ना 10th में ये। तो इतने एरिया पे पड़ रहा है ना वजन, तो एरिया यहाँ से उठा लेना, पाई कॉमन आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। और फोर्स क्या हो जाएगी? एक कॉलम पे कितनी पड़ेगी फोर्स? 50,000 × G/4। भाई 50,000 तो वेट है, मास है, उसको G से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट यानी फोर्स बनेगा, और एक कॉलम पे उसका 1/4 पड़ रहा हो, ठीक है। ऐसे बुक का एक एग्जाम्पल है, और वो पढ़ने में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, या फिर पहली बार में अजीब लग सकता है। उसमें क्या है कि ह्यूमन पिरामिड बन रहा है। एग्जाम्पल निकालो ह्यूमन पिरामिड वाला, वो मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, घर पे खुद करना। ह्यूमन पिरामिड, इसमें एक, हाँ ये देखो राइट साइड में, खुशी ने सही पेज, खुशी पलटो पीछे 2 पेज, हाँ वही क्वेश्चन नंबर 8.3, थर्ड एग्जाम्पल। तो इसमें एक ह्यूमन पिरामिड है, एक आदमी लेटा हुआ है और अपने पैरों पे क्या किया हुआ उसने? बाकी लोगों को और स्ट्रक्चर को बैलेंस किया हुआ, ठीक है। तो इसमें भी आपको सेम चीज करनी है। ऊपर जितना जितने लोग और सामान हैं उनका वेट आप निकाल लीजिए, और वो वेट उसके दोनों पैरों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। टोटल वेट निकालो, उसका आधा लेना, एक पैर पे तो उसका आधा पड़ेगा ना, बोलो हाँ है ना। अब वो कह रहा है कि हड्डी है पैर की, फीमर, उसमें कितना कंप्रेशन आ जाएगा। उसका यंग्स मॉडुलस भी दे दिया, उसकी लेंथ भी दे दी, और एरिया क्रॉस सेक्शन भी दे दिया, हो जाएगा सॉल्व। बस क्वेश्चन इस तरह से घुमा करके बात की गई है कि आपको थोड़ा सा अजीब लगे, या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो हो जाएगा जैसे पिलर वाला किया है, बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट लगा के ये वाला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप घर से सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़े, 19वां क्वेश्चन देखो जरा। A steel cable with radius 1.5 cm support a chair lift at a ski area। एक स्टील केबल है जिसका रेडियस कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, सपोर्ट अ चेयर लिफ्ट एट अ स्की एरिया। स्कीइंग करने का एरिया है कोई, उसमें एक चेयर को है ना, चेयर लिफ्ट है, उसको लिफ्ट है ना, चेयर लिफ्ट के लिए एक तार लगा रखा है, उस तार का रेडियस कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 10 raised to the power मैक्सिमम स्ट्रेस, लेकिन कौन सी मैक्सिमम वाली? ये दे रखी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द मैक्सिमम लोड द केबल कैन सपोर्ट? लोड मतलब कितना आप उस पर लोड कर सकते हो। लोड से क्या होगा? वेट पड़ेगा, वेट मतलब फोर्स। तो मैक्सिमम लोड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? मैक्सिमम फोर्स दैट इट कैन सपोर्ट। कैसे करेंगे? बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया है। तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस दे रखा है 10⁸, फोर्स निकालना है आपको, एरिया क्या हो जाएगा? पाई
आर स्क्वायर, यानी 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर में है ना, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो 20वां क्वेश्चन देख, ये भी एनसीईआरटी का है। अगला क्वेश्चन देख लो, अगेन ये भी एनसीईआरटी का है। अ रिजिड बार ऑफ मास 15 kg, 15 किलोग्राम मास का एक रिजिड बार है, इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स ऑफ ईच ऑफ 2 मीटर लॉन्ग। 3 वायर है, 3 वायर है, उससे एक रिजिड बार जो कि 15 किलोग्राम का एक बार है, यानी रॉड इमेजिन कर लो, एक 15 किलोग्राम की रॉड है, उसको 3 वायर से सपोर्ट किया गया। कैसे करोगे सपोर्ट? नीचे लगा दोगे 3 वायर, नीचे लगा दूं 3 वायर, उसके ऊपर रख दूं, हो जाएगा सपोर्ट, गिर नहीं जाएगा नीचे। कैसे सपोर्ट करें? कैसे? ऐसे ले लें वायर, ये रॉड देखो जरा एक बार, सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स ईच 2 मीटर लॉन्ग, दोज एट एंड ईच एंड आर ऑफ कॉपर एंड मिडल वन इज आयरन। साइड वाले कॉपर होंगे, बीच वाला क्या होगा? आयरन। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ ईच इज टू हैव सेम टेंशन। अगर सब में सेम टेंशन होनी है, सब में सेम टेंशन होनी है, तो आपको क्या बताना है? डायमीटर का रेशियो बताना है। तो ये पहली बात तो, ये कैसे लगे होंगे ग्राफ, वायर कैसे बंधे होंगे बेटा? ऐसे होगा, रॉड ऐसे लगी होगी 15 किलोग्राम, ठीक है? बताओ क्यों? है इक्वल टेंशन आनी है ना, इक्वल टेंशन आनी है ना, ठीक है? कहाँ है देखो, पढ़ते हैं। A rigid bar of 15 kilogram mass is supported symmetrically by 3 wires, each 2 meter long. ठीक है? Those at each end are of copper. ये दोनों क्या है? कॉपर के। And middle one is iron. डायमीटर का रेशियो बताना है, यंग्स मॉडुलस भी दे दिया। आयरन का यंग्स मॉडुलस हो गया 1.9 इंटू 10 की पावर 11 पास्कल। कॉपर का दे दिया 1.1 इंटू 10 की पावर 11 पास्कल, ठीक है? देखो वो जो पॉसिबिलिटी हमने रखी थी वो वैसे भी नहीं हो सकती ना, ऐसे मुमकिन नहीं है। बताओ क्यों नहीं मुमकिन है? क्योंकि दोनों की लेंथ कितनी है? तीनों की 2 मीटर है, ये तो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। ऐसा ट्रायंगल हो सकता है जिसके परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेन्यूज दोनों ही 2 मीटर, तो वो कोई स्कोप में ही नहीं है, मतलब वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, ना ज्योमेट्रिकली ना टेक्निकली। या ये क्लियर हो गया आपने सिचुएशन? अब वो बोल रहा है कि सब में टेंशन क्या है? सेम। टेंशन सब में क्या रखनी है? सेम। तो आपको बताना है डायमीटर का रेशियो बताना है ना, रेशियो ऑफ द डायमीटर। बताओ कैसे सॉल्व करें? हमें 5 चीजें पता होनी चाहिए, जिनमें से फोर्स हमें पता चल गई क्या? फोर्स हमें पता चल गई क्या? क्यों? इक्वल डिस्टेंस पे है, सिमेट्रिकली है। पहले मुझे बताओ तीनों में एक्सटेंशन सेम होगा कि नहीं? कैसे? बेटा यंग्स मॉडुलस अलग अलग है ना, एक्सटेंशन सेम होगा कि नहीं होगा? कैसे? रॉड मुड़ जाएगी, बिना रॉड के मुड़े एक्सटेंशन अलग अलग कैसे होगा? अब ये कैसे पता चल रहा है कि रॉड मुड़ेगी नहीं? क्या पता सैग हो जाए, तो सैग वाला फॉर्मूला भी लगा देंगे और मुश्किल कर लेते हैं इसको, जिंदगी जानूम कर लेते हैं। यही करना होता है वैसे। पहला शब्द क्या लिखा है पहले पढ़ो, क्वेश्चन में देखो पहले क्या लिखा है। रिजिड। रिजिड मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसपे जितनी मर्जी फोर्स लगा लो वो डिफॉर्म नहीं हो सकता, उसके पार्टिकल्स का डिस्टेंस बीच का चेंज नहीं हो सकता। तो ये तो रूल आउट ही हो गया कि इसमें सैग आ सकता।
अब ये पूरी रॉड या तो मुड़ेगी नहीं, नीचे जाएगी, ये जितना भी जाएगी सिमेट्रिकली जाए। अच्छा, ऐसा भी नहीं हो सकता कि टेढ़ी हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? भाई ऐसे क्यों होगा कि जब सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड वायर है, तो इसमें एक्सटेंशन ज्यादा और इसमें कम होने का सवाल ही नहीं। इन दोनों में तो एक्सटेंशन सेम होगा ना, जो दोनों एंड सिमेट्रिकली क्योंकि रखे हुए हैं, तो दोनों एंड वायर्स में तो एक्सटेंशन सेम होना ही होना तय है। और क्योंकि रॉड नहीं मुड़ सकती तो बीच वाले में भी एक्सटेंशन सेम होगा। लेकिन ये बात वो तुमसे बोलेगा नहीं, बोला है क्या उसने? अब ये तुम्हें खुद सोच, तो जो उसने सिचुएशन दे दी है, जो उसने वर्ड वहां पे मेंशन कर दिए हैं, या जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है, उससे ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, पर क्या तुम उसको निकाल सकते हो? उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात? क्यों समझ में आ रही है? तो तीनों का एक्सटेंशन सेम है, तीनों में टेंशन सेम है, तो एक्सटेंशन और टेंशन तो तीनों का कट जाएगा जब आप रेशियो निकालने बैठो। और बाकी तीन चीजें और बचती हैं, जिसमें से यंग्स मॉडुलस गिवन है, वेट आप तीनों पे ले लेना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मान लेना, है ना, वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मान लेना, और मास देना। तो तीन चीजें पता चल गई, दो आपकी रेशियो में कट जानी। ठीक है, ठीक है, रेडियस तीनों में कुछ भी मान के चलो, टेंशन सेम ही रहेगा। टेंशन सेम रहेगी, सिमेट्रिकली है अगर तो, है ना। रॉड अगर टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा है, देखो जरा, कॉपर वायर जरूर आइडेंटिकल होने चाहिए, तब टेंशन सेम रहेगी। हाँ, those at each end are of copper and middle one is of iron. Determine the ratio of diameter of each is to have same tension. तो बेटा इसमें कहीं पे ऐसा इंडिकेशन तो दिया नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन जो कॉपर वायर है वो आइडेंटिकल है, और इंडिकेशन यही समझ लो कि दो सारे वायर्स में टेंशन सेम है, यही इस बात का इंडिकेशन है कि इन दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए। ठीक है, बोला है सब में टेंशन सेम होनी चाहिए, यही इस बात का इंडिकेशन है कि इन दोनों का तो कम से कम रेडियस क्या होगा, सेम हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर इसका रेडियस कम होगा, अगर इसका रेडियस कम होगा तो ये वायर ज्यादा खींच जाता, ये कम, ये टेढ़ा होता। रॉड तो सीधी रहती, बस अरेंजमेंट क्या हो जाता है, ऐसे टिल्ट हो जाता। ठीक है, आइडेंटिकल टेंशन के लिए कम से कम कॉपर के तो रेडियस सेम होने ही पड़ेगा। आयरन का रेडियस अलग भी हो सकता है, और अलग होना ही पड़ेगा, हो सकता है नहीं, होना ही पड़ेगा, क्योंकि यंग्स मॉडुलस अलग है। अगर रेडियस अलग नहीं हुआ तो फिर बात नहीं बनेगी। क्लियर है ये? तो कहने को 2 लाइन का क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन और इम्प्लाइड निकालनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन, है ना, कि आपको सेंटेंसेस पढ़ पढ़ करके ये बात समझनी है। ठीक है, क्लियर है ये सभी को? ये क्लियर है सभी को? ये घर से करेंगे आप सॉल्व? ठीक है, नहीं होएगा तो मेरे को बताइएगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैं आप भेज दूंगा वैसे आपको। 21वां देखो जरा, a 14.5 kilogram mass fastened to the end of a steel wire, ये वाला बात में करते हैं। हाँ, ये सब एनसीईआरटी। हमने अभी वो तो किया नहीं है ना फॉर्मूला, इसमें वो प्रेशर का फॉर्मूला यूज हो रहा है, ρgh। प्रेशर
एक बार देखते हैं, मैं बता देता हूँ, चलो फॉर्मूला यूज होगा तो यूज कर लेंगे। 22वां क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर एट अ डेप्थ वेयर द प्रेशर इज 80 atm गिवन दैट द डेंसिटी एट द सरफेस इज, देखो जरा, जैसे मान लो यहाँ सरफेस पे तो प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा 1 atm होगा। वो कह रहा है कितनी डेप्थ पे जाकर के, कितनी डेप्थ पे जाकर के प्रेशर जो है वो 80 atm हो जाएगा, कितनी डेप्थ पे जाकर, ये आपको बता। अगर सरफेस पे डेंसिटी है 1.03 इंटू 10 की पावर 3, है ना, ऐसा यूनिट में किलोग्राम पर मीटर पे। खुशी कुछ बोल रही थी। कंप्रेसिबिलिटी दे रखी है 1, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज 45.8 इंटू 10 की पावर -11 पास्कल इनवर्स, है ना, और 1 atm आपको दे रखा है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ये तो आप याद ही कर लेना। बताओ कैसे करेंगे इसको। नहीं क्या हुआ, अभी ये होगी इसके बाद, छुट्टी चाह रहे हो क्या तुम लोग? मेरे को रेस्ट देना चाह रहा था मैं। चलो बताओ। चाहो तो इसको बाद में कर लेना, नहीं तो एक कॉन्सेप्ट देख लो चाहो तो। जैसे डेल्टा V अपॉन V है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 अपॉन में V1, है ना, ठीक है। तो ये हो गया मास अपॉन में डेंसिटी, वॉल्यूम क्या हो गया, मास अपॉन में डेंसिटी। तो यहाँ पे बाद वाली डेंसिटी आ जाएगी, मास अपॉन में पहले वाली डेंसिटी, मास अपॉन में पहले वाली डेंसिटी, मास से ही कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ऊपर एलसीएम आ जाएगा ρ1 ρ2 माइनस ρ1, ये 1 बाय ρ1, ρ1 से ρ1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा रो अपॉन में ρ2 हो गया, ठीक है, ρ2 हो गया ये तो। ठीक है, तो ये आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो। ये बल्क मॉडुलस जो हो जाएगा उसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा रो बाय ρ2 बाद वाला, ठीक है, है? बेटा इसको रिप्लेस कर रहा हूँ ना, डेल्टा V अपॉन V होता है ना बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है, डेल्टा P अपॉन में डेल्टा V अपॉन V होता है ना। तो मैं कह रहा हूँ डेल्टा V अपॉन V की जगह पे डेल्टा रो अपॉन में ρ2 बाद वाली डेंसिटी आपका, ठीक है, ठीक है, चलो।